माता दी बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइज अ प्लेस टू एन्जॉय फिज़िक्स। ओके, तो चलिए हम बात कर रहे हैं, पिछले 3-4 लेक्चर से हम बात कर रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, और आज भी हमारा वही टॉपिक जारी रहेगा। जारी क्या रहेगा, आज हम उसको फिनिश कर देंगे। Moment of inertia topic will be finished in this lecture. In my next video I will do few of its numericals. इसके कुछ numericals हम अपने next lecture में करेंगे और आपका ये complete हो जाएगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, तो बेटा हम इससे पिछले वीडियो में बात कर रहे थे टोटल काइनेटिक एनर्जी विच इंक्लूड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. So the topic was total kinetic energy associated with a system which was rolling विदाउट स्लिपिंग. स्लिप नहीं हो रहा था, सिर्फ रोल हो रहा था, प्योर रोलिंग. तो बेटा उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम इससे पिछले वीडियो में डिराइव कर चुके हैं, एंड दैट वाज ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर. फिर के इज रेडियस ऑफ gyration, दैट इज के स्क्वायर divided by r square. R square will be the radius of that object, whatever may be the object. Now we will change this formula for various forms. So starting with the first case for a ring. If we are having a ring which is rolling over a horizontal surface without slipping, what will be total kinetic energy associated with it? So for a ring we will start with its moment of inertia. If its radius is r, its mass is m, then its moment of inertia we know, that is mr square. And in terms of radius of gyration, moment of inertia हमेशा ही क्या होता है, mk square. So cancelling this m, k square की वैल्यू क्या आ गई बेटा, r square. So काइनेटिक एनर्जी क्या बन गई, हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर. के स्क्वायर के लिए आ गया आर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इट विल बिकम 1 प्लस 1 2 एंड 2 डिवाइडेड बाय 2 कैंसल. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो पढ़ते चले आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, बिगिनिंग से हम 7th 8th 9th क्लास से हमने पढ़ लिया होगा इसको. तो काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा ही हमें क्या पता था, क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर. नो, काइनेटिक एनर्जी एम वी स्क्वायर भी होती है, हो सकती है, यस ऑफ कोर्स हो सकती है. देखो हमने प्रूव कर दिया. एक रिंग यदि रोल कर रहा हो विदाउट स्लिपिंग, उसके साथ एसोसिएटेड टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने प्रूव कर दिया, दैट इज एम वी स्क्वायर. ओके, नाउ वी चेंज द केस, वी कन्वर्ट इट, वी ऑब्टेन इट फॉर अ डिस्क. If we are having a disk which is rolling without slipping, now for the disk what is the formula for the moment of inertia, that is half m r square. And in terms of radius of gyration तो बस एक ही फॉर्मूला होता है m k स्क्वायर, सबका मालिक एक है ना, m k स्क्वायर. m कैंसल, तो k स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, हाफ r स्क्वायर. देयरफॉर फिर से वापस जाइए उस फॉर्मूले पर, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले पर, ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर. के स्क्वायर की जगह आ गया हाफ आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. कैंसलिंग दिस आर स्क्वायर, 1 प्लस 1 बाई 2 विल बिकम 3 बाई 2. 3 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 2 इट विल बी 3 बाई 4 एम वी स्क्वायर. कभी सोचा था या सुना था आज से पहले कि कभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/4 भी हो सकता है, 3/4 एम वी स्क्वायर. यस, सुन तो लिया, अभी प्रूव भी कर दिया. चलिए रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे. अगर हम बात करें, एक हम ले लेते हैं स्फेयर, है ना, हॉलो स्फेयर लेकर चलते हैं.
फॉर अ हॉलो स्फीयर। तो बेटा हॉलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या देखा था, प्रूव तो नहीं किया था, ये तो रटना पड़ेगा हमको बस। तो हॉलो स्फीयर के लिए होता है 2/3 mr² और इज इक्वल टू सबका मालिक एक mk², m गॉट कैंसल्ड। तो यहाँ से रेडियस ऑफ जायरेशन k² एक हॉलो स्फीयर के लिए कितना आया 2/3 r²। देयरफॉर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई ई के इज इक्वल टू हाफ mv² ब्रैकेट 1 प्लस k², k की जगह 2/3 r² कैंसलिंग r², 1 प्लस 2/3 विल बिकम 5/3, 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इट विल बी 5/6। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 5/6 भी हो सकता है एक हॉलो स्फीयर यदि रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। एंड एट लास्ट वी विल टॉक अबाउट अ सॉलिड स्फीयर। यदि मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है तो क्या होगा मुन्ना? तो बेटा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले तो सॉलिड स्फीयर का क्या होता है, इसका होता है 2/5 mr², और रेडियस ऑफ जायरेशन की टर्म्स में तो पता ही है mk², कैंसलिंग m, k² इक्वल्स टू एक सॉलिड स्फीयर का k², 2/5 r²। सो फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या बन गई इसकी, हाफ mv², 1 प्लस k कितना था 2/5 r² डिवाइडेड बाई r², कैंसलिंग r², 1 प्लस 2/5 इट विल बिकम 7/5, 7/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इट विल बी 7/10 एंड दैट्स ऑल। दिस इज द total kinetic energy associated with a solid sphere which is rolling without slipping। अब देखो ये जो हमने टॉपिक किया है इसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन एक और तरीके से मिल सकता है। आई आस्क यू व्हाट परसेंटेज, ये देखो मैंने 4 शेप यहाँ पर बात की हैं, किसी भी एक शेप के लिए मैं वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, आप उसको बाकी हर केस के लिए कन्वर्ट कर सकते हो। तो व्हाट फ्रैक्शन, या तो फ्रैक्शन पूछ सकता है या परसेंटेज भी पूछ सकता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद आ, किसको लें, 4 शेप हमने करी है, सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं। तो व्हाट फ्रैक्शन या व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद अ सॉलिड स्फीयर, और वो भी कैसा, विच इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, इज टोटल काइनेटिक एनर्जी का कितना फ्रैक्शन, कितना परसेंटेज, क्या निकाल लें, रोटेशनल निकाल लेते हैं, इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। टोटल एंड काइनेटिक एनर्जी का कितना परसेंटेज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो चलिए बेटा जी सॉल्व करते हैं। तो 2 फॉर्मूले लिख लेते हैं। पहला फॉर्मूला टोटल काइनेटिक एनर्जी का ई के, अभी अभी प्रूव किया ना, कितनी होती है 7/10 mv² है ना। अब रोटेशनल, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए लिख देते हैं ई के आर, और वो कितनी हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर देखना पड़ेगा बेटा ये क्या है, इनको चेंज करना पड़ेगा। तो हाफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 2/5 mr², और ओमेगा क्या होता है v/r² है ना। तो जब मैं ब्रैकेट खोलूँगा, बल्कि ब्रैकेट खोल ही देते हैं, 2 से 2 साफ हो जाएगा, ये बचेगा 1/5, ये बचेगा mr², और ये हो जाएगा v²
आर स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड, तो हमारे पास आएगा 1/5 mv²। ये इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, खाली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद परसेंटेज के लिए तो इंटू 100 कर ही देंगे बस। तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बेटा, ऊपर आ जाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², नीचे आ जाएगी टोटल कितनी थी 7/10 mv² गॉट कैंसल्ड, तो बचा मेरे पास 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 10/7, तो दिस इज, ये कैंसिल होकर बचा 2, तो फ्रैक्शन कितना आया 2/7। तो हम क्या कह सकते हैं, यदि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जो रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी का कितना फ्रैक्शन रोटेशनल होगा, बहुत कम होगा, केवल 2/7 होगा। तो यानी कि अगर कोई पूछ ले, ये है रोटेशनल, अगर कोई आपसे पूछ ले ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होएगी, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, therefore translational will be how much, 1 minus 2/7 means that will be 5/7। therefore परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, रोटेशनल हो जाएगी 200/7 और ये तो हो जाएगी रोटेशनल, और ट्रांसलेशनल हो जाएगी 500/7। सॉल्व तो आप कर ही सकते हो इनको, ट्रांसलेशनल। तो ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आपका ख़त्म किया काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। चलिए लास्ट टॉपिक की ओर चलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड, बिल्कुल लास्ट टॉपिक, उसके बाद ये आपका चैप्टर फिनिश। और वो है हमारा टॉपिक है, ये भी न्यूमेरिकल्स के लिए बड़ा यूज़फुल रहता है, कि इस बार एक ऑब्जेक्ट को हम किसी रैंप पर राउंड उसको स्लाइड करा देते हैं, स्लाइड नहीं रोल करा देते हैं, अगेन विदाउट स्लिपिंग। तो what about its acceleration when it will be sliding down? So the heading is acceleration of an object rolling down an incline, and again the same condition, विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं होना चाहिए, इट शुड बी प्योर रोलिंग। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान से देखना है, थोड़ा सा टिपिकल भी लग सकता है आपको। तो एक इंक्लाइन प्लेन मतलब एक रैंप हम बनाते हैं, पता है आपको रैंप कैसे बनती है। सपोज थीटा एंगल पर है, ये स्मूथ है ये, ओके। इसके ऊपर कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो रोल हो सकता है, तो रोल तो कौन कौन हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, रॉड हो सकती, रॉड नहीं, रॉड तो क्यूबॉइडल भी हो सकती है, तो सिलेंडर, डिस्क, रिंग, स्फीयर, है ना। तो ऐसा ही कुछ लेकर चलते हैं, और दिस इज दैट ऑब्जेक्ट विच इज़ रोलिंग डाउन। ये इसका ऑब्जेक्ट का सेंटर यहाँ। तो यदि इस ऑब्जेक्ट का मास m है, तो इट्स वेट mg विल बी एक्टिंग वर्टिकली डाउन। डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इन चीज़ों में, स्पेशली फिजिक्स के इन डेरिवेशंस में डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस ऑब्जेक्ट का मास m है, इसकी रेडियस r है, एंगल थीटा आपको पता ही है। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज m, इसकी रेडियस दैट इज r, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दैट वी हैव सीन टू बी थीटा। तो चलिए कंपोनेंट कर देते हैं इस वेट के। एक कंपोनेंट लॉस ऑफ मोशन में भी पढ़ा था ना, फ्री बॉडी डायग्राम वाले न्यूमेरिकल्स में कर रहे थे हम। तो एक कंपोनेंट हमेशा आता है परपेंडिकुलर टू द रैम्प, एंड दैट विल बी mg cos थीटा, एंड अनदर कंपोनेंट विल बी अलोंग द इंक्लाइंड। सो ये बन गए इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एंड दिस विल बी mg sin थीटा, ओके। और जब ये रोल डाउन हो रहा है ऐसे नीचे, तो ऑब्वियस सी बात है एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर काम करेगा, इधर ऊपर की ओर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ओके। तो बेटा अब एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं टोटल इस समय इस राउंड ऑब्जेक्ट पर जो नीचे को चल रहा है। तो मान लीजिए ये नीचे a एक्सेलरेशन से जा रहा है, टोटल कितने फोर्सेस हैं? आप कहेंगे 1 और 2 और 3 और 4,
ना, ये mg तो रिजॉल्व हो गया ना, ये कहाँ बचा, mg के ही तो टुकड़े हुए, mg साइन थीटा mg कॉस थीटा, है ना। तो mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा 2 और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 3, ये 3 फोर्सेज हैं बेटा। अब मुझे बताओ इन 3 फोर्सेज में से इस रोल होने के लिए इस राउंड ऑब्जेक्ट को टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगा। टॉर्क होता है फोर्स का प्रोडक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, उस एक्सिस से जिसके अबाउट वो रोटेट हो रहा है। तो बेटा mg साइन थीटा तो सेंटर से ही जा रहा है, तो कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। mg कॉस थीटा भी सेंटर से जा रहा है, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। तो टॉर्क केवल कौन प्रोवाइड करेगा, F, बस। चलो ये बात में, पहले एक काम करते हैं, पहले FBD फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर करते हैं। यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितने नेट फोर्सेस इस पर काम कर रहे हैं, mg साइन थीटा जो इसको नीचे ला रहा है, और क्योंकि नीचे आ रहा है तो यानी कि ये ज़्यादा है, माइनस F जो कि ऊपर की ओर लग रहा है, और नेट फोर्स न्यूटन के सेकंड लॉ से हमेशा किसके बराबर होता है, ma। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। हाँ, तो मैं अभी आपको क्या बता रहा था कि टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगा, केवल ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट टाउ दैट विल बी गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ द राउंड ऑब्जेक्ट F इंटू R। अच्छा जी, हमने इससे पिछली वीडियो में रोटेशनल डायनेमिक्स की थी, पिछली वीडियो देख लेना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 उसका टॉपिक था, उसका टाइटल था। तो वहाँ पर हमने टॉर्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म्स में एक फॉर्मूला देखा था, I इंटू एल्फा। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बेटा यहाँ से F कितना आ गया, I एल्फा बाय R। अब एल्फा, मुझे तो लीनियर एक्सेलरेशन चाहिए, पर्पज़ ही हमारा एक्सेलरेशन है, मतलब लीनियर एक्सेलरेशन, तो मुझे अल्फा तो नहीं चाहिए। तो बेटा इसका भी एक फॉर्मूला होता है, इनमें एक रिलेशन होता है, कल भी इससे पिछली वीडियो में भी देखा था हमने, क्या a लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू r अल्फा होता है। तो यहाँ से अल्फा कितना, a बाई आर, देयरफॉर f इज इक्वल टू i, अल्फा की जगह a बाई आर इंटू आर, इट विल बिकम r स्क्वायर। हो गया। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, what will we get, mg साइन थीटा तो पहले से ही नीचे की ओर काम कर रहा था, f की जगह आ गया i a बाई आर स्क्वायर। मुझे a ही तो निकालना है ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम ए, शिफ्टिंग कर दो और इसको पहले लिख दो, तो एम ए प्लस आई, ओके, आर स्क्वायर भी था ये, है ना, हाँ आर स्क्वायर था ये, आई ए बाय आर स्क्वायर, और इसको इधर लिख दो एम जी साइन थीटा, ए कॉमन ले लीजिए, ए कॉमन आ गया। तो बचा क्या हमारे पास, हाँ हम एक काम और कर सकते हैं ना, इस आई को सबका मालिक एक, फिर से याद रखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस ऑफ जायरेशन की टर्म्स में रख देते हैं। तो दिस इज एम ए प्लस आई के लिए एम के स्क्वायर ए बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। अब यहाँ से एम ए पूरा बाहर, बचा क्या 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। कुछ वैसा सा ही नहीं आ रहा है जैसा अभी जब हम उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे थे तब हमको मिला था, इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। तो बस m से m कैंसल, एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्मूला आ गया मेरे बच्चों, एंड दैट इज g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एंड दैट्स ऑल। जनरल फॉर्मूला for the acceleration for an object which is rolling down an incline without slipping। अब एक काम करेंगे, इसको फिर से कन्वर्ट करना शुरू करें। तो कन्वर्जन पहले रिंग के लिए, शुरुआत रिंग से करेंगे, जल्दी जल्दी इसको फिनिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर आ रिंग, फिर से हम के स्क्वायर निकालेंगे। कैसे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू क्या होता है एम आर स्क्वायर, और रेडियस ऑफ जायरेशन की टर्म्स में होता है एम के स्क्वायर, एम से एम कैंसल। तो एक्सेलरेशन क्या बन गया बच्चों,
जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर, के की जगह आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, कैंसल, बचा 1 प्लस 1 2, एंड दिस इज द एक्सेलरेशन फॉर द रिंग. व्हाट इज दैट? हाफ जी साइन थीटा. देन फॉर अ डिस्क, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का? हाफ एम आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ जायरेशन की टर्म्स में एम के स्क्वायर, एम से एम फिर से कैंसल, तो एक्सेलरेशन कितना? जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर, के स्क्वायर की जगह क्या? 1/2 आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, कैंसल, 1 प्लस 1/2 बचा 3/2, 3/2 ऊपर जाकर 2/3 g sin theta. Acceleration for a disk, then hollow sphere. For hollow sphere, I is equal to 2/3 mr square and again put it equal to mk square, m से m फिर से कैंसल. तो अब एक्सेलरेशन कितना आ गया? जी साइन थीटा तो देखो बेटा रहेगा ही हमेशा, 1 प्लस के स्क्वायर की जगह इस बार है 2/3 आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कैंसल, 1 प्लस 2/3 विल बिकम 5/3 और इन्वर्स होकर 3/5 जी साइन थीटा. एक्सेलरेशन ऑफ a hollow sphere at last. What it will be for a solid sphere? Solid sphere के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर, अगेन इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन एम के स्क्वायर, एम से एम कैंसल, तो के स्क्वायर बचा 2/5 आर स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन हो गया जी साइन थीटा बाय 1 प्लस 2/5 आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. 1 प्लस 2/5 विल बी 7/5 और वी कैन से 5/7 जी साइन थीटा. तो ये एक्सेलरेशंस का सीक्वेंस बना. अगर मैं इनको कंपेयर करूं सबको, देखो फ्रैक्शन को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, ये कितना आया? 0.5 जी साइन थीटा रिंग का एक्सेलरेशन. उसके बाद डिस्क के लिए आया 2/3 जो कि बनेगा 0.67 जी साइन थीटा, मीन्स इंक्रीज हो गया है ना, डिस्क का ज़्यादा हो गया. उसके बाद हम आए एक हॉलो स्फेयर में 3/5, ये हो गया 0.6 जी साइन थीटा, कम रह गया, ये डिस्क से कम रह गया. और अब एट लास्ट ये लगभग आ जाएगा 0.7 से थोड़ा ऊपर ही आएगा, हाँ 0.7 मान लेते हैं, 0.7 जी साइन थीटा. तो क्यों हो नहीं गया ग्रेटेस्ट? तो अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, अगर आपको कोई पूछे a solid sphere, hollow sphere, ring and disk, these objects, 4 objects are having a race. All these are having same mass and same radius and they are racing over an incline. एक same incline surface के टॉप से इनको रोल डाउन करके छोड़ दिया गया. Which one of them will win the race? कौन विन करेगा रेस को? जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा होगा. किसका ज़्यादा है? सॉलिड स्फीयर का. तो सॉलिड स्फीयर विल विन द रेस, वो सबसे पहले नीचे आएगा. रनर अप कौन होगा? रनर अप होगा डिस्क. थर्ड मीन्स सेकंड रनर अप कौन होगा? हॉलो स्फीयर. और बेचारा कौन रह गया? फेल हो गया, रिंग फेल हो गया, वो सबसे पीछे. अच्छा, इसको जरा अगर मैं अपनी ट्रांसलेशनल मोशन से भी कंपेयर करूं, लॉज ऑफ मोशन में हमने इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस देखे थे. अगर हम एक रैम्प लेकर चलें, फिर से वही रैम्प है, और इस बार वी डोंट हैव राउंड ऑब्जेक्ट बट वी आर हैविंग अ ब्लॉक ऑफ मास m और फ्रिक्शन नहीं है. तो इस तरह के सरफेस पर जब ये स्लाइड डाउन होता था तो कितना एक्सेलरेशन आता था? फिर से इसका वेट mg, कंपोनेंट इसका हो गया mg cos थीटा एंड डाउनवर्ड कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा. तो फोर्स कितना लग गया? mg sin थीटा न्यूटन के सेकंड लॉ से, दैट विल बी पुट इक्वल टू ma, m से m कैंसल. तो अब एक्सेलरेशन कितना? अब g sin थीटा है
यानी कि ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन, ये तो 1 हो गया क्योंकि यहाँ पर ग्रेटेस्ट क्या था 0.7, तो 0.7 जी साइन थीटा से तो कम ही है। यानी कि अगर मैं 5 ऑब्जेक्ट्स में रेस करा दूँ, मतलब उसी मास का एक ब्लॉक भी रख दूँ, अब आप क्या कहेंगे, आप तो यही कहेंगे ना कि भैया जो राउंड है वो तो आसानी से लुढ़केगा नीचे, तो फिर तो सॉलिड स्फीयर विल विन द रेस। नो, सबसे पहले कौन नीचे आएगा, एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा किसका हो गया, ब्लॉक का, इट विल कम फास्ट, है ना। तो बेटा ये आपका फिनिश हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कंप्लीटली फिनिश्ड। अब मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगा इसके कुछ खास इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के लिए। ओके, तो होपफुली आई विल अपलोड दैट टुमारो। बेटा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एन्जॉय एंड टेक हेल्प of these videos. Bye. Take care. Thank you.